बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। सबसे पहले नाज़रीन नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाले इजलास का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इजलास में कराची ग्रैंड इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को तेज करने का हुक्म दे दिया गया। मिलिट्री लैंड की ज़मीनों पर तामीर, शादी हॉल्स और दीगर तजारती सरगर्मियों को फौरी ख़त्म किया जाए। FTC फ्लाईओवर, तूबा मस्जिद और काला पुल के करीब बनाई गई गैर कानूनी दीवारों को गिराने का हुक्म। DHA की हदूद में तमाम रिफाई प्लॉट्स, पार्क्स, प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरीज, अस्पताल की जगहों को बहाल करने का हुक्म। DHA के हर फेज में एक जदीद लाइब्रेरी कायम करने का भी हुक्म। कराची के ओल्ड सिटी एरियाज, जोड़िया बाजार, बल्दिया टाउन और मलीर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुताद्दिद दुकानें, पथारे और फुटपाथ मिस्मार। ओल्ड सिटी एरिया में गलियां छोटी होने के बायस मुश्किलात। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान कहते हैं बंस रोड पर मशहूर रबड़ी हाउस ने फुटपाथ पर दोबारा तजावुजात कायम कर दिए थे, जिन्हें मुनहदिम कर दिया गया। फुटपाथों पर तजावुजात कायम करने से गुरेज करें। सिंध हाई कोर्ट में ली मार्केट की 172 दुकानदारों को मुमकिना इन्हदाम के खिलाफ दरखास्त की समाअत। KMC को ली मार्केट की 172 दुकानें तोड़ने से रोका जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। अदालत ने इस्तफ़सार किया, ये तो इम्प्रेस मार्केट जैसी मार्केट है, गैर कानूनी दुकानें होंगी। दरखास्त गुजारों के वकील ने बताया कि बिल्डिंग प्लान मंजूर होने के बाद बाकायदा दुकानें तामीर की गई। दरखास्त गुजारों ने KMC से ये दुकानें ज़ाते खर्चे पर ली थी। सिटी नाज़िम ने 2010 में सब्जी के स्टॉल्स को जनरल शॉप्स में तब्दील करने की इजाज़त दी थी। शहरी हो जाएं होशियार, अब होने जा रहा है एक और कानून पर अमल दरामद का आगाज़। IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहते हैं शहरी जल्द से जल्द गाड़ियां अपने नाम करा लें। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन और सरकारी नंबर प्लेट से मुशाबहत रखने वाली प्लेट लगाने पर कार्रवाई होगी। जी नाज़रीन, आपने स्टोरीज़ देखी और सबसे पहले जिक्र करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाले इजलास के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए, जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग मंजर आम पर आ चुके हैं और जिसमें ये कहा गया कि जो सरकारी ज़मीनें और ख़ास तौर पे वो ज़मीनें जो कि आर्म्ड फोर्सेस की ज़मीनें हैं, उनको बागुज़ार कराने की बात की गई है। और अगर हम ये देखें कि वो कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे ये इंक्रोचमेंट हैं या जिसे कहना चाहिए कि तिजारती सरगर्मियाँ चल रही हैं, इसमें ख़ास तौर पे जो FTC फ्लाईओवर है उसके पास जो ग्लोबल मार्की है वो भी सरकारी ज़मीन के ऊपर ये तिजारती एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। इसके अलावा PF म्यूज़ियम जो है ये भी दरअसल सरकारी ज़मीन पर कायम किया हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ शादी हॉल्स बने हुए हैं, कन्वेंशन सेंटर्स बने हुए हैं जो कि किराए पे दिए जाते हैं, शादियाँ होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वीनस हॉल्स की और दूसरे जो हॉल्स हैं, शायान हॉल हैं जो कि बलोच कॉलोनी ब्रिज के नज़दीक हैं, यहाँ पे भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जारी हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। और ये ज़मीन जो है ये इसका ताल्लुक़ मिलिट्री लैंड से है, ये प्राइवेट लैंड नहीं है। इस वजह से इस पर जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो नहीं की जा सकती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं KMC के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब, इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बशीर सिद्दीकी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाले इजलास में जो फैसले किए गए हैं, खासतौर पर मिलिट्री लैंड को वागुजार कराने की बात की गई है, KMC को हिदायत की गई है कि ये जो बड़ी बड़ी मार्कियाँ लगी हुई हैं सर, जो करोड़ों रुपए की मालियत से लगाई गई हैं, जैसे ग्लोबल मार्की की बात की जाए जो FTC फ्लाईओवर के साथ है, या बलोच कॉलोनी पुल के साथ जो वीनस हॉल हैं, शायान हॉल हैं, या PF म्यूज़ियम में जो कन्वेंशन सेंटर या जो शादी हॉल्स कायम किए गए हैं, सर क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ आपकी तरफ से छोटी दुकानों पे, पथारों पे और फुटपाथों पे ही कार्रवाई जारी रखी जाएगी? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ा अहकामात हैं और ये वाज़ा अहकामात तमाम लैंड कंट्रोल अथॉरिटी के लिए हैं, जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड भी है, KMC भी है, DMCs भी है,
KDA, तमाम इदारों के लिए है। अच्छा, इसमें ये होगा कि जो इदारे के लैंड कंट्रोल पे है वो खुद इसको रिमूव करेगा। अगर किसी चीज की कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी किसी और इदारे की तो उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करेगा। जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लैंड कंट्रोल है उस पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑलरेडी जो है वो काम कर रही है, उस पर जितने भी तजावुज़ात है उसको रिमूव कर रही है। तो ये मुझे बताइएगा कि जो मिलिट्री लैंड है जिनका मैंने ये जिक्र किया है और ये तमाम शादी हॉल्स, खासतौर पे बड़ी बड़ी मार्कीज, आपको अंदाजा होगा कि एक एक मार्की की कीमत करोड़ों रुपए में होती है, तो सर इन पे कौन एक्शन लेगा? SOP क्या कहती है, किसको एक्शन लेना है सर इस पे? या यही होता रहेगा कि ये हमारे इदारे का काम नहीं है, ये दूसरे इदारे का काम है? सर जब गरीबों पे एक्शन लेना था तो एक दिन के अंदर ही रातों रात वो तमाम इलाके जो है वागुजार करा लिए गए। अब यहाँ पे चूंकि बड़े बड़े लोग इसके पीछे हैं, इन मार्कीज के पीछे, इन शादी हॉलों के पीछे, तो सर उसमें फिर ये डिपार्टमेंटल बातें की जा रही हैं कि फला डिपार्टमेंट एक्शन लेगा, ये डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। नहीं, इसके बारे में वजाहत कर दूं डॉक्टर साहब। बात ये है कि ऑलरेडी जो है कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो तमाम लोगों को नोटिस इशू कर चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और उनकी तरफ से कार्रवाइयां भी शुरू हो चुकी हैं। अगर उनको जरूरत महसूस होगी कि हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन चाहिए तो हम उनके साथ जरूर करेंगे। अभी वो खुद कार्रवाइयां कर रहे हैं अपने इरादे में। जिस तरह अभी हमारे को आप देखेंगे कि अभी रिक्वेस्ट आई है सर्कुलर रेलवे के लिए। हम अब 10 तारीख को सर्कुलर रेलवे के लिए जो है कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और लियाकताबाद हुआ, गुलबर्ग हुआ, नाज़िमाबाद हुआ, हम सर्कल रेलवे की जमीन वागुजार करने के लिए एक्शन ले रहे हैं। यानी कि आप ये बताएं कि खास तौर पे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर्कुलर रेलवे में जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम ब्रिज व्यू करके है, और वो बिल्कुल नाज़िमाबाद के ब्रिज के साथ रेलवे की जमीन पर बनाया गया है, क्या वो भी आपकी टारगेट लिस्ट में है या उस पर आप पे प्रेशर आ रहा है कि उसको अभी ना हिलाया जाए? जी डॉक्टर साहब, असल में बात यह है कि जो रेलवे वाले अपने मार्क करके देंगे हमारे को, हम उसको रिमूव करेंगे। वो चाहे जिस पर भी मार्क करेंगे, जो उनका लैंड कंट्रोल है उस पर वो हमें मार्किंग करके देंगे। तो कानून क्या कहता है? रेलवे लाइन से कितने गज दूर तक कोई तजावुजात नहीं होनी चाहिए, या कोई रिहायशी इलाका या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए? एक रेलवे लाइन अगर जा रही है तो आपने सर कोई प्लान तो किया होगा ना, एक कानून भी तो है ना सर कि इससे इतने 100 गज तक कोई रिहायशी इलाका, ये सर हिफाजती इकदामात के तहत किया जाता है। ट्रेन किसी को देखती नहीं है सर, ये जब चल रही होती है ट्रेन का ब्रेक भी आसान नहीं होता, तो यहाँ पे रिहायशी इलाकों को मना किया जाता है या ममानियत होती है। ना रिहायशी इलाके कायम हो सकते हैं, ना तजारती मराकज़ कायम हो सकते हैं। नहीं देखिए, मैं इसमें फिर वजाहत कर दूं आपसे कि जो लैंड कंट्रोल, मैं फिर बस कहना चाहता हूँ कि जो सर्कुलर रेलवे में रेलवे जिस पे मार्क करेगी, हम उनके साथ उसी को तजावुजात को खत्म करेंगे, क्योंकि जितनी उनको जरूरत है सर्कुलर रेलवे के लिए, हम वही क्या नाम कहते हैं तजावुजात को खत्म करेंगे। 10 तारीख को हम एक्शन में होंगे इंशाल्लाह सर्कुलर रेलवे के सिलसिले में। अब जिसको मार्क करती जाएगी हम उसको रिमूव। तो प्लान क्या किया जा रहा है, आगाज कहां से किया जाएगा? क्योंकि सर्कुलर रेलवे में तो सर तमाम घर, रिहायशी इलाके, बहुत सारी चीजें आ रही हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस भी आ रहे हैं, यानी कसीरुल मंजिला इमारात आ रही हैं। सर कोई आप लोगों की मीटिंग हो रही है कि उन कॉम्प्लेक्सेस का क्या करेंगे जो रेलवे की जमीन पर कायम हो गए, जो लीज कर दिए गए? सर ये तो अभी की बात है ना, ये कोई 50 साल पुरानी बात तो है नहीं कि ये तमाम जो महकमों के लोग हैं ये रिटायर हो गए होंगे, या ये इस वक्त सर्विस पे नहीं होंगे, या इस दुनिया में नहीं होंगे। नहीं, मैं फिर वजाहत कर रहा हूँ इस बात की कि पहले हम सॉफ्ट पे जा रहे हैं। जो सॉफ्ट किस्म की इंक्रोचमेंट है हम उसको रिमूव करते जाएंगे, उसके बाद हार्ड किस्म की जो इंक्रोचमेंट है उसके बाद सेकंड फेज में होगा। इसका मतलब तो कहने का यही हुआ ना कि फिर बेचारे गरीब पिसेंगे, क्योंकि जब तक वो सॉफ्ट किस्म की जो अनऑथराइज्ड, जो आपके लिए आसान है, सर बात तो यही है ना कि गरीब आवाम को तो कुचला जाता है। सर जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं जिनके मालिकान मौजूद हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? सर उनको, उनकी तजावुजात को क्यों नहीं हटाया जाता? ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ सर कि जो सॉफ्ट है। सर जाहिर सी बात है ना, एक गरीब इंसान है, वो तो आपके सामने रेजिस्टेंस नहीं कर सकता, ना आप पे प्रेशर डाल सकता है। किसी की झुग्गी है, किसी की कोई टेम्परेरी चीज बनी हुई है, कोई एक मंजिला घर बना हुआ है, उससे तो आपको बिल्डोजर आएगा, 1 सेकंड में तोड़ के चला जाएगा। जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं सर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? कहा यह जा रहा है कि जानबूझ के ये, यानी छोटे लोगों के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ताकि ये ऑपरेशन रुक सके और आप बड़े लोगों तक ना पहुंच सकें, या बड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुंचने से पहले कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से ये ऑपरेशन रुक जाए। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। सर मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं
ये मुख्तलिफ हल्के ये बात कर रहे हैं सर, सोसाइटीज ये बात कर रही हैं कि गरीब लोगों को कुचला जा रहा है, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सर आप मुझे कोई एक बड़ी चीज बता दें जो आपने इस पूरे ऑपरेशन में कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स तोड़ा हो, कोई किसी का पूरे की पूरा कॉम्प्लेक्स मुनहदिम कर दिया हो, किसी बड़े आदमी की कोई जायदाद आपने उसको वागुजार कराया हो। आपने डॉक्टर साहब देखा है इब्ने कासिम पार्क पे हमने इतनी बड़ी इमारत जो है उसको मस्मार की है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था सर, वो स्टे खत्म हुआ। आप वो आधी बनी हुई इमारत थी सर, वो पूरी थी भी नहीं, स्टे पे चल रही थी, वो मुझे पता है सर, बिल्कुल कई दिन पहले की बात है सर। और ये तो मतलब जाहिर सी बात है बिल्डर केस हार गया था, आप नहीं करते, आप पे तौहीन अदालत की शिक लग जाती सर। नहीं, ये तो एक प्रोजेक्ट था सर, जिस दिन उसका स्टे खत्म हुआ उस दिन कार्रवाई होनी थी। नहीं तो हमने कब कार्रवाई देखे, स्टे के दौरान ही की है सर। इस पूरी ड्राइव में 1 माह गुजरने के बाद आपको सिर्फ एक केस जो कि आधा बना हुआ प्रोजेक्ट था, जो कि उस बिल्डर को भी पता था कि अब उसे स्टे उसका कंटिन्यू नहीं होना, उसने अपना तामीरी काम रोका हुआ था, ठीक है, और वो स्टे पे ही तामीरी काम हुआ था, तो जो आधा जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था आपने उसको गिराया। सर मेरे कहने का मकसद ये, अब सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं सर, अभी भी अगर मतलब इस बात का ख्याल किया जाएगा कि पहले आप कर लें आपस के डिपार्टमेंट में सर, कोई मीटिंग करके कोई कंबाइंड स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए ना सर। और ना सिर्फ रेलवे के हवाले से बल्कि मिलिट्री लैंड के ऊपर जो इतनी सारी चीजें बनी हुई हैं सर, उसके हवाले से भी तो कोई SOPs होनी चाहिए ना। नहीं SOPs है, क्लियर ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर साहब, बिल्कुल क्लियर ऑर्डर आए हुए हैं और उस पर अमल दरामद हो रहा है। आप भी देखेंगे इंशाल्लाह, तो आप 2-4 रोज दें, 2-4 रोज में आपको बहुत बड़े बड़े एक्शन नजर आएंगे। और ये जो आप जिस तरह आपने कहा ये शादी हॉल्स और ये ऑलरेडी वहां पर काम शुरू हो गया, नोटिस इश्यूज हो गए हैं। अब आप देखेंगे 2-4 दिन में आपको नजर आएगा कि वो रिमूवल होना शुरू होगा। हुआ ये है कि उनको नोटिस की फराहमी हुई है, एक हफ्ते का टाइम दिया हुआ है। 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा सुप्रीम कोर्ट के और ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री शुरू होने वाली है नेक्स्ट वीक, और उसमें हम जो है वो अपने जमा भी कराएंगे जो हमने काम कर चुके हैं, और नेक्स्ट ऑर्डर का भी हम क्या। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने बाकी जगहों पे जो ऑपरेशन किया है सर, वहां तो 1-2 दिन का टाइम दिया गया है, तो सर ये क्या गरीब के लिए कानून अलग है, बाकी इन लोगों को आपने 1-1 हफ्ते के नोटिस जारी किए हैं जो शादी हॉल और बाकी चीजें? मैं आपको कर रहा हूँ कि ये मिलिट्री लैंड पे हमने नोटिस इशू नहीं किए हैं जी, ये कंटोनमेंट बोर्ड ने ही इशू किए हुए हैं। कहीं पर 3 दिन के, कहीं पर 2 दिन के, कहीं पर 8 दिन के इश्यूज हुए, और वो वहां पर कार्रवाइयां होंगी 2 से 3 दिन के बाद इंशाल्लाह। अच्छा तो ठीक है सर, बहरहाल हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि जो एक आम तासुर डेवलप हो रहा है ना, वो यही हो रहा है कि ये खास तौर पे ये ऑपरेशन, इसमें जो निशाना बनाया जा रहा है ना सर, वो ज्यादा गरीबों को बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबके लिए है, उसमें कोई तफरीक नहीं है कि पहले आपके लिए जो आसानी हो वो काम आप पहले कर लें। इसी तरह चाहे रेलवे की जमीन वागुजार करानी हो, उस ऑर्डर में भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ सर कि आप पहले उन घरों को निशाना बनाएंगे जो कच्चे घर हैं या जो 1 मंजिला घर बने हुए हैं। सर वो तो आपको सबसे पहले शुरू ही सबसे मजबूत चीज से करना चाहिए ना, जो एक इंसान की जायदाद है, जो एक आदमी की जायदाद है, या ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं सर, पहले वहां से मिसाल शुरू होनी चाहिए ना। गरीब को बेचारे के पास तो सर छुपाने की जगह नहीं है, तो आप ये नहीं समझते कि क्या आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए? नहीं देखिए डॉक्टर साहब, आपको शायद मेरे ख्याल में इल्म नहीं होगा कि जो हमने शॉप्स जो मस्मार की हैं, जो नालों पर बनी हुई थी या जो भी फुटपाथ पे थी, उनकी कीमत अगर आप पूछेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए की शॉप्स थी। वो किसी गरीब आदमी की शॉप्स नहीं थी, और वो जब वो सेल होती थी तो वो 2-2-2.5 करोड़ में सेल होती थी, और उसका किराया सिर्फ बिल्कुल इल्म में है, वाली शॉप का किराया मेरे बिल्कुल इल्म में है, 60,000 रुपए रेंट पर। ये जो बात आप कर रहे हैं मेरे इल्म में है। मैं इस बात की मतलब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ना सर, बात करोड़ों रुपए की नहीं है, यहाँ अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है ना सर, वो गैर कानूनी बने हुए हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है सिर्फ इसलिए कि उनके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। सर आप आज बिल्डोजर लेके जाएं, आपके पास फोन आएंगे, आपको कार्रवाई रोकनी पड़ेगी। सर अफसोस इस बात पे होता है कि वो गरीब लोग, वो मजदूर लोग जो 1-1 दुकानों के मालिक थे, या उन दुकानों पे मतलब किराए पे लेके काम कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, सर बहुत सारी ऐसी दुकानें थी जो आपसे लीज पे ली हुई थी KMC से, लेकिन सर हमारे पास शिकायतों का तांता बंधा हुआ है, उनके खिलाफ तो बिल्कुल बहुत जल्द कार्रवाई की गई, बर वक्त कार्रवाई की गई, पुलिस को भी इस्तेमाल किया गया, रेंजर्स को भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये जो सर बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हाथ हैं सर, कि आप भी जानते हैं सर, मैं भी जानता हूं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो गलत तरीके से NOC लेके बनाए हुए हैं, जिनकी अलॉटमेंट ही नहीं है, जिनकी लीज ही मौजूद नहीं है, वो इस शहर में मौजूद है सर, उनके खिलाफ भी कभी कार्रवाई किया करें सर।
इंशाल्लाह कार्रवाई आप नजर आएगी आपको। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी जो कार्रवाइयां हैं ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट में हम जब रिपोर्ट जमा कराएंगे, अपनी सारी रिपोर्टें हमारी जमा होंगी, आपको इंशाल्लाह हमें बड़ी बड़ी कार्रवाइयां भी हमारी जमा होंगी और छोटी। ठीक है सर, बिल्कुल हम भी फॉलो अप करते रहेंगे सर, जब तक कि ये कार्रवाइयां वाकई मौसर नहीं होती हम भी आपको रोजाना बीपर पे लेते रहेंगे और आपसे पूछते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में खबर की खबर बात करने जा रहे हैं हम सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त के हवाले से। जो 172 ली मार्केट के दुकानदार हैं उन्होंने आज अदालत में दरख्वास्त दायर की है सिंध हाई कोर्ट में, और उसमें यह कहा गया है कि उनकी दुकानों को तोड़ने से रोका जाए क्योंकि मुमकिना इन्हदाम का वो इस पर खदशा जाहिर कर रहे हैं। और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि KMC को नोटिस जारी किया जाए कि उनकी दुकानों को ना तोड़ा जाए, जिस पर जो जज साहब हैं उन्होंने पूछा भी कि ये तो बिल्कुल एम्प्रेस मार्केट जैसी दुकानें लगती हैं, और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि 19 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं GM गोपांग, जो हमारे नुमाइंदे हैं कोर्ट में मौजूद होते हैं। उनसे जानते हैं कि इस दरख्वास्त के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, अदालत की जानिब से क्या अहकाम जारी किए गए। जी अस्सलाम वालेकुम GM गोपांग, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। जी गोपांग, ये बताइएगा, ये सिंध हाई कोर्ट में जो ली मार्केट के 172 दुकानदारों ने जो दरख्वास्त दायर की गई है, मतलब दायर की है, इसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी, ये 172 दुकानदार थे जो ली मार्केट के मेन एरियाज के अंदर जो है ये दुकानें बनाई गई थी। पहले ये खोखे बताए गए थे कि दुकानदारों का कहना है कि ये हमारी कच्ची दुकानें थी और एक खोखे बने हुए थे, जिसको गुज़िश्ता जो मेयर कराची थे 2010 में उन्होंने अपने एक नोटिफिकेशन के जरिए हमें इन दुकानों को पक्का करने का एक ऑर्डर दे दिया था, जिस पर हमने इन तमाम दुकानों को अपने खर्चों पर पक्का किया। और वो दुकानें जब बन गई उसके बाद मुस्तकिल बुनियादों पर हम उनको किराया भी देते हुए आ रहे हैं, और इसकी लीज भी हमारे पास मौजूद है जो 2010 में मेयर कराची ने हमें दे दी थी। अब इन दुकानों पे जो हमारे अखराजात आ चुके हैं वो लाखों रुपए के थे, और हमने अभी 8 साल के अंदर इस पर कोई हमें असल मूड़ी भी हमें वापस नहीं मिली। उनकी जो दरखास्त है उसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि जो ये कानूनी तौर पे हमें दुकानें दी गई हैं, ना ये रोड पर आती है, ना इनकी जो पोजीशन है वो ऐसी है कि जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो या कराची की कोई बदसूरती में ये इजाफा कर रही हो, और ना ये इंक्रोचमेंट के ज़मरे में आती है। अच्छा गोपांग, मुझे ये बताइएगा कि देखिए कॉज ऑफ एक्शन, यानी जिस वजह से ये दरख्वास्त गुजार गए हैं अदालत में, क्या इन्हें कोई नोटिस मिला है या सिर्फ इस खदशे पे, यानी एक एप्रीहेंशन के तहत ही अदालत में गए हैं कि हमारी दुकानें भी गिरा दी जाएंगी? क्या इन्हें कोई नोटिस मौसूल हुआ है या नहीं हुआ है? जी, ये इनका ये कहना है कि हमें KMC की जानिब से अभी नोटिस मौसूल हुए हैं, और KMC के वही अफसरान हैं जो उस वक्त भी मौजूद थे। ये दुकानें हमने जो एक मुस्तकिल बुनियाद पर अपने नाम पर लीज करवाई हैं और ये तामीर भी की गई, इसके लिए एक पूरी कानूनी कार्रवाई के मरहले से गुजरे। तो गोपांग, इस नोटिस हमें जारी किए हैं, जी, ये नोटिस हमें मिले हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ अदालत में नोटिस में कितने दिनों की मोहलत दी गई है, कितने दिनों का वक्त दिया गया है? इनका ये कहना है कि हमें तो ये 48 घंटे की मोहलत दी गई थी, जो हमने एक इत्तदा उनसे भी की, और उसके बाद हम फौरन यहाँ अदालत में पेश हुए हैं। अब अदालत इस पर क्या कार्रवाई करती है सर, इसमें कोई हुक्म इम्तना जारी हुआ है? गोपांग, मुझे ये बताइएगा कि देखिए केस है, अब 48 घंटे का अगर नोटिस दिया गया था तो वो 48 घंटे पूरे हो चुके होंगे, और अब ये KMC की सवाबदीद पे है कि वो सिर्फ इन दरख्वास्त गुजारों के दरख्वास्त दायर करने पर रुकते हैं, वेट करते हैं, या वो अपनी कार्रवाई कर देते हैं? इसमें कोई हुक्म इम्तना जारी हुआ है, कोई किसी किस्म का कोई स्टे ऑर्डर दिया गया है कि ये कार्रवाई रुके? अगर 19 दिसंबर से पहले KMC कार्रवाई करती है तो उस सूरत में क्या होगा? जी, ये आज जो कार्रवाई हुई है अदालत की, वो इनकी एप्लीकेशन पे हुई है जो इन्होंने इस्तदा की थी। उस पर इन्होंने फौरी नोटिस जारी कर दिया है KMC के इंतजामिया को कि एक तो दुकानें ना तोड़ी जाएं, और दूसरा ये उनको कहा गया है कि जो इनका मौक़िफ़ है अपनी दरखास्तों में, खासतौर पे ये कि 2010 में
हमें ये दुकानें बनाने के लिए हुक्मनामा जारी किया गया था केएनसी के मेयर कराची ने, जो तहरीरी तौर पर इनके पास मौजूद है। अब अदालत उनको पहले सुनेगी, उसके बाद जो है इस पर वाज़ेह फैसला एकामा दिया जाएगा अगली समात में। जी, तो ये इसका मतलब है कि कोर्ट ने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि अभी ना रोका जाए, या सिर्फ ये दरख्वास्त गुजारों का अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ है कि हमें ये रिलीफ दिया जाए? यानी देखिए ना, एक तो ये होता है कि मैं एक एप्लीकेशन दूं, दरख्वास्त दूं कि ये मेरे साथ ये कार्रवाई ना की जाए, लेकिन क्या वाकई अदालत ने कार्रवाई से रोक दिया है, या सिर्फ नोटिस जारी किए हैं फरीकैन को कि वो अदालत में अपना तफसीली जवाब दायर करें? जी, जो इनकी दरखास्त है उसमें तो यही है कि इनको रोका जाए केएमसी को दुकानें तोड़ने पर। और अब अदालत ने जो जवाब तलबी की है, दुकानें तोड़ने के मुतालिक जवाब तलबी की गई है कि आप इनकी दुकानें अगर जायज है तो क्यों तोड़ी जा रही है, अगर वो इंक्रोचमेंट में नहीं आती तो भी केएमसी इसका हक नहीं रखती तोड़ने का। जवाब तलबी का मतलब ये नहीं है कतन के वाज़ेह तौर पे एकामात दे दिए गए हैं कि दुकानें ना तोड़ी जाए। अदालत असल में केएमसी का मौक़िफ़ भी सुनना चाहती है। अब जो तारीख दी गई है मुतल्लिका इदारों को 19 तारीख की, उस तक तो दुकानें नहीं टूटेंगी। अगर केएमसी अपने मौक़िफ़ में वाज़ेह तौर पे ये बता देती है और साबित कर देती है कि दुकानें इंक्रोचमेंट में आती है, तो ये भी उसी तरह टूटेंगी जिस तरह जो है सदर के एरिया की जो दुकानें थी। अच्छा गोपांग, आपकी नॉलेज में होगा कि इस वक्त सिंध हुकूमत का भी ये फैसला है कि नजरसानी की अपील दायर की जाएगी, और साथ ही साथ जो वफाकी हुकूमत है उसने भी ये फैसला किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील की जाएगी, और वज़ीर आज़म साहब खुद भी इतवार के रोज़ कराची का दौरा करेंगे। ये अभी खबर आई है कि जो गवर्नर इमरान इस्माइल की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, और चूँकि गवर्नर इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की थी कि वो इस मौके पर कराची का दौरा करें और कराची के ताजिरों से और जो ख़ास तौर पर मुतासर अफराद हैं उनसे भी मुलाकात करें, तो इस सूरत में इतवार के रोज़ मुतवक्का दौरा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। अब मुझे ये बताइएगा कि ये दोनों जो नज़रसानी की अपीलें दायर की जा रही हैं, ये ऐसे वक्त में की जा रही हैं जिस वक्त कराची की जो मेजॉरिटी मेन जो इस वक्त इकनॉमिक हब्स हैं, सदर की बात की जाए, ओल्ड सिटी की बात की जाए, यानी लाइट हाउस की बात की जाए, यहाँ से तो तमाम आरामबाग से, इन तमाम जगहों से तो अब सफाया हो चुका है सारी चीज़ों का। अब तो सिर्फ वही लोग बचे हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो क्या समझते हैं कि ये नजरसानी की जो अपील है, ये दरख्वास्त जो दायर की जा रही है, क्या ये आम आवाम के लिए दायर की जा रही है या सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए दायर की जा रही है, ताकि उनके प्रोजेक्ट्स, अब अगर ये रिव्यू एप्लीकेशन ग्रांट हो जाती है तो फिर वो प्रोजेक्ट्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अब तक केएमसी ने या बाकी महकमों ने हाथ नहीं डाला है, वो रुक जाएंगे? जी, ये जो कल नजरसानी दरखास्त के लिए हमारे वजीर इत्तलात सूबा सिंध के जो मुर्तज़ा वहाब से जा रहे हैं अपनी टीम के साथ जी, 1 दिसंबर को ये फैसला किया गया था कि हम नजरसानी की अपील दायर करेंगे। इनका दरअसल मौक़िफ़ ये था कि जो ऑपरेशन अब ये तजारती हल्का एरिया से जो अब रिहायशी इलाकों में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट जो गुलजार अहमद साहब जस्टिस ने फैसले दिए थे, जिनका नोटिफिकेशन भी कल जारी हुआ था, उसमें यह था कि रेलवे की जो जमीन है या खास तौर पे जो बात जो इंक्रोचमेंट की गई है या चाइना कटिंग है, उन एरियाज में अब कार्रवाइयों को तेज किया जाए। और साथ में एक नोटिफिकेशन में ये भी वजह थी कि डीएचए और कैंटोनमेंट के एरिया भी इसमें आएंगे। तो हुकूमत सिंध का भी ये जो अब मौक़िफ़ था, ये था कि हमें नुक्से अमन का जो है खतरा नजर आ रहा है। कुछ दिन कबल जो है मेहरान टाउन में एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया था, जिसमें काफी लोग जख्मी हुए थे, जिसमें इदारों की जानिब से केडीए के भी एक मुलाजिम जख्मी हुआ और कुछ जो है वहाँ के रिहायशी भी जो है अस्पतालों को पहुंच गए थे। इसको बुनियाद बनाते हुए कल मुर्तज़ा वहाब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद एक इतलात ये भी है कि आज जो खबरें चली कि गवर्नर सिंध भी जो है वजीर आजम से मिले। बुनियादी तौर पे ये जो ऑपरेशन अब रिहायशी इलाके की जानिब में मूव हो रहा है, खासतौर पे जो खदशात सिंध बिल्कुल कि कोई नाखुशगवार वाकया ना पेश आ जाए, इस वजह से उसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जीएम गोपांग, आपने में ज्वाइन किया, थैंक यू। नाज़रीन, आप कुछ बात करते हैं कराची के शहरियों के हवाले से, जिन्हें होशियार किया जा रहा है कि अगर वो ओपन लेटर के ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं, यानी गाड़ी खरीदने के बाद जो गाड़ी के कागजात होते हैं उसे अपने नाम पे रजिस्टर कराना होता है। और बहुत से ऐसे लोग, बल्कि कराची में अगर बात की जाए एक रफ एस्टिमेट की, तो तकरीबन 30 से 40% या 50% गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों के अपने नाम पे नहीं होती, बल्कि वो ओपन लेटर पे चल रही होती हैं। यानी मैं अगर अपनी गाड़ी फ़रोख्त करता हूँ किसी को,
तो मैं ये लिख के दे देता हूँ कि मैंने ये गाड़ी बेच दी, लेकिन किसको बेची, ट्रांसफ़र लेटर में ये जगह खाली छोड़ दी जाती है। फिर आगे मैंने किसी को बेच दी, उसने आगे किसी को बेच दी। इस तरह गाड़ियाँ 10 हाथों में चलती हैं और हर शख्स ये सोचता है कि अगर मुझे 4 से 5 महीने, 6 महीने, साल तक गाड़ी रखनी है तो मैं ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्यों जमा कराऊं, ट्रांसफ़र फ़ीस क्यों जमा कराऊं, टैक्सेस क्यों पे करूं। इसी तरह गाड़ियां चलती रहती हैं और कई हाथों से गुजर जाती हैं, लेकिन कोई इसे अपने नाम पर नहीं कराना चाहता। इसकी वजह यह भी होती है कि कुछ टैक्स से भी बचना होता है, कुछ ये भी होता है कि लोग ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अपने नाम पर नहीं रखना चाहते, इसलिए कि जो फाइलर हैं उनको ये डिक्लेयर करना होता है अगर वो गाड़ी अपने नाम पे करेंगे तो फिर उनके एसेट्स में, यानी उनके जो एसेट्स हैं उसमें इजाफा होगा। तो इस वजह से ऐसी गाड़ियों को अपने नाम पर नहीं किया जाता। अब एक नया कानून आया है, क्या कानून है और आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी डॉक्टर साहब जी, ये बताइएगा कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने तंबीह की है कि अब कराची के शहरी जो है ना वो होशियार हो जाएं और ओपन यानी लेटर के ऊपर, यानी बगैर किसी मिल्कियत के सिर्फ ट्रांसफ़र लेटर लेके जिस पर नाम भी नहीं लिखा हो, ऐसी गाड़ियां अगर चलाई जाएंगी तो उस पर जुर्माने किए जाएंगे। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए बिल्कुल आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने, इससे पहले तनाजुर हमारे नाज़रीन को पता चल जाए कि असल में इस शहर के अंदर, कराची के अंदर 70 से 80% गाड़ियां जो है वो ओपन लेटर के ऊपर चल रही हैं। और जितने बड़े जराइम हुए, खासतौर पर अगर हम बात करें वो जो धमाका हुआ था चीनी कॉन्सुलेट वाला, और फिर उसके बाद जो दीगर वाकयात ऐसे हुए जहाँ पे गाड़ियां छीनी गई या पकड़ी गई, तो तमाम गाड़ियां जो है वो ओपन लेटर पर सामने आई हैं। अब 70 से 80% इस शहर के अंदर गाड़ियां वो चल रही हैं जो कि अरसद दराज से ओपन लेटर के ऊपर चल रही हैं। तो अब इसके ऊपर काम तो काफी दिनों से हो रहा था, मगर अब आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम की जानिब से जो है वो एक वाज़ेह तौर पर तमाम डीआईजी को लेटर लिखा गया है कि अपने अपने इलाकों के अंदर स्नैप चेकिंग के दौरान ओपन लेटर पर जो गाड़ी पकड़ी जाए वो जब्त कर लें, क्योंकि अब इसके अंदर ओपन लेटर के ऊपर न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि जो डुप्लीकेट नंबर प्लेट है, फैंसी नंबर प्लेट है, तो उनके ऊपर जुर्माने किए जाएंगे। अब शहरी अगर हम जाए शहरियों की तरफ तो वही कहते हैं कि गाड़ी नाम कराने के लिए जो एक्साइज के चक्कर काटने पड़ते हैं उसकी वजह से उन्हें काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अब इसके लिए भी जो है वो सिंध पुलिस की जानिब से एक्साइज को भी लेटर लिखा जा रहा है कि वो इस मरहले को आसान करें ताकि शहरी जो है वो एक विंडो के ऊपर जाके गाड़ी अपने नाम करा ले। मगर ये जरूर है कि अब इसके ऊपर सख्ती की जा रही है कि शहर में जितनी भी ओपन लेटर के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं उन गाड़ी मालिकान के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि जिन्होंने डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगाई हुई है, फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई है, उन सबको भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। जुल्फ़िकार, ये बताइएगा कि ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है, खासतौर पे जो वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन है मुकेश कुमार चावला, उनके हवाले से तो तमाम खबरें हमारे जो नाजरीन हैं वो जानते हैं। इस डिपार्टमेंट में अगर एक आम शख्स जाता है और वो सिविक सेंटर जाके अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र कराना चाहे तो वो नामुमकिन बात है। ये जो नीचे डीलर्स बैठे होते हैं, यानी ये जो ब्रोकर्स बैठे होते हैं, क्या रेट होता है अगर एक 2013, 2014 या 2015 की गाड़ी कोई अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना चाहे तो ये ब्रोकर्स कितने पैसे चार्ज करते हैं? देखिए इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं डॉक्टर साहब। ये इसके अंदर तो फीस देखी जाती है कि उन्होंने गवर्नमेंट का टैक्स पे किया है नहीं किया। अब टैक्स पे करने के बाद वो ब्रोकर जो होते हैं वो मुश्किल से 1000 या 1500 रुपए लेके वो गाड़ी नाम करवा देते हैं, इससे ज्यादा उसकी फीस नहीं है। अब मसला ये कि महकमा एक्साइज से जो मोटर रजिस्ट्रेशन विंग है, आप क्या समझते हैं, क्या ये जो ब्रोकर्स पैसे ले रहे होते हैं शहर के अंदर कितनी लाखों गाड़ियां? जी जुल्फ़िकार पीरज़ादा, ये बताइएगा कि ये जो ब्रोकर्स पैसे चार्ज करते हैं, ये सारा पूरा नेटवर्क है जो चल रहा होता है, क्या ये ब्रोकर्स की हद तक महदूद रहता है या पैसे ऊपर तक जाते हैं? क्योंकि देखिए ना, किसी भी डिपार्टमेंट में जब तक कि अफसरान बाला या उस इदारे का सरबराह जब तक इन्वॉल्व ना हो ये तमाम एक्टिविटीज नहीं चल सकती हैं। देखिए सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला की करप्शन की कहानियां तो किसी से ढकी छुपी है नहीं जी। खासतौर पे जुल्फ़िकार उनके एक खास मंजूर नजर हैं जहाँ पे गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराने का मरहला है जी, वो एक सोने की चिड़िया है महकमा एक्साइज के लिए। सही है, डॉक्टर मुकेश कुमार चावला ने महकमा एक्साइज के मोटर रजिस्ट्रेशन विंग को पूरे को ठेके पे दिया हुआ है। असल आमदनी जितने अफसरान वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उनका उस रिश्वत से, जो रिश्वत की आमदनी वहाँ पे आती है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो दिहाड़ी के मजदूर हैं।
रोजाना की बुनियाद पे उनको पैसे मिलते हैं, किसी को 4000 ग्रेड के हिसाब से, जी जी, जैसा ग्रेड है, क्लर्क है, खासतौर पे जुल्फिकार जो एक वहीद शेख साहब का जो नाम आता है ना जी, हिसाब से पैसे मिलते हैं। बाकी जो सारी आमदनी है वो मुकेश कुमार चावला की जेब में जाती है। सर ये जिसके थ्रू जेब में जाती है, क्या उस शख्स का नाम वहीद शेख तो नहीं है जो कि इन तमाम चीज़ों को एक एक साथ 4-4 चार्जेस लेके बैठे हुए हैं? कराची की भी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है वो उनके पास है, हैदराबाद की भी है, और वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर वो ये तमाम चार्जेस लेके बैठे हुए हैं। जो कहा जाता है कि इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन की डिपार्टमेंट में इन शख्स का नाम, इन मौसूफ का बहुत ज़्यादा लिया जाता है। देखिए डॉक्टर साहब, हकीकत की बात करें तो वही शेख से एक मोहरा है, वहां पे काम करने वाले लोग जो है वो कुछ और हैं, जो कि पैसे की डीलिंग, तैनाती और उसके अंदर जो मामलात हैं वो कुछ और लोग हैं जो पसे पर्दा रहकर काम करते हैं। असल जो पूरी डीलिंग है वो मुकेश कुमार चावला और पसे पर्दा रहने वाले लोगों के दरमियान है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। नाजरीन, आज जो इश्यूज उठाए गए, हमारी यही कोशिश है कि जो आवाम को मसाइल दरपेश होते हैं उन्हें आपके सामने और जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके सामने पेश किया जाए ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिल सके। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।